नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। आज किडनी की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं, बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर और बढ़ता हुआ डायबिटीज़, अनकंट्रोल बीपी एंड अनकंट्रोल डायबिटीज़। इन दोनों कारण की वजह से, मेनली इन दोनों कारण की वजह से किडनी जो है वो डैमेज होती चली जाती है। होता क्या है, पेशेंट आता है, स्टार्टिंग में उसका क्रेटनाइन जो होता है वो कम होता है, 1.5-2 की रेंज में होता है और वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है। वहाँ पे उसको मेडिसिन दी जाती हैं, डायूरेटिक दी जाती है, कैल्शियम की दवाई दी जाती है, साथ साथ उसको एक नोडोसिस सोबोसिस इस तरह की दवाई दी जाती है। तो इस तरह की मेडिसिन के साथ कहा जाता है कि आप ये मेडिसिन लेते रहिए और जो है आपको किडनी आपकी मेंटेन होती रहेगी, चलेगी, किडनी आपकी ठीक चलती रहेगी। लेकिन होता क्या है, ग्रेजुअली किडनी फर्दर डिटोरिएट होती चली जाती है और जहां क्रेटनाइन पहले 1.2, 1.5 और 2 की रेंज में था, वो बढ़ के धीरे धीरे जो है फर्दर इंक्रीज होता चला जाता है और 5-6 की रेंज में हो जाता है। तो 5-6 की रेंज में जब आता है तब डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप डायलिसिस करा लीजिए। डायलिसिस कराना पड़ेगा क्योंकि पहले तो मेडिसिन चली थी, वो मेडिसिन जो थी बीपी की मेडिसिन थी, डायूरेटिक थी, या फिर आपकी नोडोसिस सोबोसिस थी, सोडियम बाइकार्बोनेट था। ये सारी दवाइयाँ नेफ्रोलॉजिस्ट ने दी। इनमें से कोई भी दवाई जो थी वो किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं थी। ये सारी दवाइयाँ एक जनरल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए थी। ये दवाइयाँ कोई कार्डियोलॉजिस्ट या फिर कोई जो है जनरल मेडिसिन का डॉक्टर भी दे सकता था। कहा यह गया कि किडनी जो है फर्दर डैमेज नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई, डायलिसिस की आवश्यकता हो गई। अब डायलिसिस जब रिक्वायरमेंट आ गई तो बोला गया कि आप सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करा लीजिए, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करा लीजिए। अब डायलिसिस क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। डायलिसिस जो है वो एक प्रकार का मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गई, लंग्स में फ्लूइड चला गया, पेट में पानी इकट्ठा हो गया, साइटिस हो गया, तो ऐसे केसेस में तो डायलिसिस करा लिया, बॉडी को मेंटेन कर लिया। लेकिन डायलिसिस को लंबे समय तक कराना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल ज़्यादा होने लग जाती है, शरीर में कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती है, क्योंकि डायलिसिस जो है वो इंजीनियर के द्वारा बनाई गई एक मशीन है जो कि टेम्परेरी किडनी को रिप्लेस कर देती है। क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है प्रोटीन को शरीर में रोकना और वेस्ट को बाहर करना। तो जब ये किडनी रूपी फिल्टर काम नहीं कर रहा, जब वो देखा जाता है कि जब ये काम नहीं कर रहा तो जो वेस्ट होता है वो शरीर में रुकने लग जाता है। अब उसके लिए क्या होता है, डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस में क्या कराया जाता है, डायलिसिस की जो मशीन होती है वो किडनी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं होती है। अब डायलिसिस की मशीन क्या करती है, वो वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर देती है किडनी से। अब प्रोटीन के जो होते हैं वो 99% फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन जो हमारी बॉडी के होते हैं वो प्रोटीन द्वारा होते हैं। अब जब प्रोटीन बाहर होने लग जाता है तो बहुत से प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं और बहुत अन्य तरीके की दिक्कत होने लग जाती है शरीर में, और पेशेंट में वीकनेस आने लग जाती है। अब सप्ताह में 2 बार, आप 3 बार डायलिसिस कराने जा रहे हैं। होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल गए तो ठीक होने के लिए गए वहाँ पे, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे गए, आप सप्ताह में 2 बार जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपका सप्ताह में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, 4-4, 5-5 घंटे लग रहे हैं और साथ साथ 15 दिन में रूटीन चेकअप हो रहा है। आप हॉस्पिटल के परमानेंट पेशेंट बन। और लंबे समय तक डायलिसिस कराने के बाद फिर होता है कि ये डायलिसिस, कहा जाता है कि डायलिसिस लंबा नहीं चलेगा, अब इसके लिए हमें कोई और ऑल्टरनेट ढूंढना है। अब ऑल्टरनेट क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि अब आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। अब ट्रांसप्लांट बोला जाता है कराने के लिए। अब ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप केमिस्ट के पास गए और ऑर्गन लेके आ गए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। एक ऑर्गन का अरेंज करना पड़ता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, हॉस्पिटल में जाके होता है और बहुत सारा 10-15 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है। अब आपको ट्रांसप्लांट कराने के बाद उसकी क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ट्रांसप्लांट की जो एवरेज एज बताई गई है वो 5 साल बताई गई है। 100 में से 1-2% जो है वो लाइफ टाइम भी चल जाता है, लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद वो अल्टीमेटली फेल होना ही होना है। ट्रांसप्लांट के साथ इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ भी चलती है, इम्यूनिटी को कम करने की औषधि भी चलती है। इम्यूनिटी को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि बाहर का ऑर्गन लगाया जाता है, ओरिजिनल किडनी को कट कर दिया जाता है, उसकी जगह पे एक बाहर डोनर किडनी लगाई जाती है और वो जो होता है इम्यूनिटी को कम करता है ताकि बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। अब इस इम्यूनिटी को कम करने के कारण बॉडी जो होती है वो प्रोन हो जाती है अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए।
अन्य बीमारी जैसे टीबी होने की संभावना बनी रहती है। बहुत सारी प्रिकॉशंस होती हैं कि पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना ट्रांसप्लांट कराने के बाद, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम होती है, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं करने, इस तरह की काफ़ी सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। अब आपने ट्रांसप्लांट कराया, वो अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट भी जो है उसकी एक एज बताई गई है, उसके बाद फेल होना ही होना है। अब दोबारा क्या बताया जाता है कि आप अब ट्रांसप्लांट अब फेल हो गया तो अब क्या करेंगे, अब आप कहा जाता है कि अब आप दोबारा से डायलिसिस करा लीजिए। जी हाँ, अब आप शुरू हुए थे क्रेटिनिन 1.5-2 से लेके आपने डायलिसिस कराया, आपने ट्रांसप्लांट कराया, फिर दोबारा से कहा जाता है आप डायलिसिस करा लीजिए। मतलब डायलिसिस से शुरू हुए, डायलिसिस पर ही आ गए, तो फिर ट्रांसप्लांट कराने की आवश्यकता ही क्या थी। तो ये तो एक प्रकार का कुचक्र हो गया, एक प्रकार की झूला चिकित्सा हो गई। जहां से शुरू हुए आप वहीं पर आके खड़े हो गए। अब ट्रांसप्लांट से संबंधित कई बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ट्रांसप्लांट हो चुका है, अब हमारी जो है किडनी काम नहीं कर रही, अब आप बताइए हम क्या इसका समाधान करें। तो उस केसेस में हमारे पास उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि इम्यूनिटी पेशेंट्स की इतनी कम होती है, उस केसेस में हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो ट्रांसप्लांट तो आप आज भी करा सकते हो, कल भी करा सकते हो, कभी भी करा सकते हो। आपका डोनर किडनी का अरेंजमेंट है, आपके पास जो है वो पैसे का अरेंजमेंट है, तो आप बाद में भी करा सकते हो ट्रांसप्लांट। लेकिन उसके बाद आप मेडिसिन अगर लेते हो तो मेडिसिन का जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल पाते, क्योंकि उस केस में इम्यूनिटी जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण कोई भी पैथी जो है वो किडनी को दोबारा से करने में सक्षम उस प्रकार से नहीं हो पाती है। तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जल्दी मत कीजिए। कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी करा लीजिए, तो जल्दी कोई नहीं है, हाबड़ ताबड़ कोई नहीं है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। दो तरह के पेशेंट आते हैं हमारे पास। एक पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी जो होती है वो कम काम कर रही होती है, और एक होते हैं जिनकी किडनी और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम काम कर रही होती है। तो जिनकी किडनी कम काम कर रही होती है उनका क्रेटिनिन होता है 2, 3, 4 के लगभग होता है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा इशू नहीं आता, मेडिसिन दी जाती हैं, उनका एक टेस्ट कराया जाता है रीनल स्कैन DTPA, जिसके अंदर देखा जाता है कि GFR कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, यानी कि 1 मिनट में किडनी जो है वो कितना फिल्टर कर रही है। तो ऐसे केसेस में मेडिसिन दी जाती है, उसकी बिफोर की रिपोर्ट कराई जाती है और उसको 3 मंथ्स के बाद रिपीट कराया जाता है। देखा जाता है किस प्रकार से GFR में इंप्रूवमेंट आई, GFR जो है वो बढ़ा। दूसरे प्रकार के जो केसेस आते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जिनकी किडनी बहुत कम काम कर रही होती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि उनका डायलिसिस चल रहा होता है, क्रेटिनिन 7, 8, 9 के आसपास होता है, डायलिसिस चल रहा है, साथ में सप्ताह में 2 बार हो रहा है, सप्ताह में 3 बार हो रहा है। तो ऐसे केसेस में भी सेम हम मेडिसिन देते हैं, उनका टेस्ट कराया जाता है बिफोर और आफ्टर, लेकिन साथ साथ डायलिसिस चल रहा होता है। तो GFR का टेस्ट हम कराते हैं, उसमें देखते हैं कि उनका GFR कितना आ रहा है। किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस बताई गई हैं लगभग, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो 5th स्टेज पे जनरली आके डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, जब क्रेटिनिन लगभग 6, 7, 8 के लगभग आ जाता है। अब पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डायलिसिस अगर चल रहा है तो डायलिसिस जो है वो कब रुक सकता है, कब इसकी संभावना है कम होने की। तो ये बड़ा साइंटिफिक तरीके से होता है, ये बड़ा हमारा इस तरीके से होता है, बिफोर आफ्टर के तरीके से होता है कि आप आए, आपका देखा गया GFR कितना है। अब डायलिसिस कब बंद होता है, डायलिसिस का जो प्रोटोकॉल है कि 25 ml तक अगर आपकी किडनी फिल्टर कर रही है तो डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल मैंने जो अपने पेशेंट्स में देखा और प्रैक्टिस में देखा वो ये देखा कि 15 ml तक भी अगर किडनी छान रही है, फिल्टर कर रही है, तब भी डायलिसिस की आवश्यकता जो है पेशेंट को नहीं पड़ती है, डायलिसिस नहीं कराना पड़ता है। तो हमारा जो टारगेट है वो यही है कि 15 ml तक पेशेंट की किडनी फिल्टर कर रही हो तो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से वो बाहर आ जाएगा। अब ये डायलिसिस कम मैं नहीं करूँगा, डायलिसिस कम जो है वो रिपोर्ट के आधार पर होगा। फिर वो रिपोर्ट आप किसी भी डॉक्टर को दिखाओ, मुझे दिखाओ या दुनिया में किसी और डॉक्टर को दिखाओ, वो भी यही कहेगा कि डायलिसिस अब कम करना है और डायलिसिस की अब रिक्वायरमेंट नहीं है और अब डायलिसिस को आवश्यकता नहीं है। तो ये उसी प्रकार से साइंटिफिक आधार पर होंगी सारी चीज़ें, बिफोर और आफ्टर के आधार पर होंगी। ग्लोमेरुलाई जो होता है, GFR जो होता है, 1 मिनट में किडनी कितना फिल्टर कर रही है, किडनी रूपी छन्नी 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेशन कर रही है, उसे कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलाई वो कैपिलरीज हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। हमारे शरीर में देखा जाता है कि क्रेटिनिन बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, ये हमारी मसल्स रिलीज़ करती है। क्रेटिनिन हमारी मसल्स रिलीज़ करती हैं, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और क्रेटिनिन फॉस्फेट हमारी मसल्स में रिलीज़ होता है। डाइट बताई जाती है जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, डाइट में उसको किस प्रकार लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक कस्टमाइज
डाइट प्लान दिया जाता है कि ये आपने लेना है और ये नहीं लेना, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब एक पेशेंट है, उसके डायलिसिस चल रहा है, किसी का क्रेटिनिन 2, 3, 4 है, किसी का कैल्शियम बढ़ा हुआ है, किसी का सोडियम जो है वो कम है, किसी का सोडियम ज़्यादा है, तो ये सब देखकर ही हम डिसाइड करते हैं कि डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए। डाइट हमेशा जो होती है वो नेशनल नहीं होती, वो इंटरनेशनल नहीं होती, वो लोकल होती है। आपके हवा पानी के अनुसार आपको डाइट चार्ट बताया जाएगा, आपके किस तरीके की डाइट आपको लेनी है, बीमारी के अनुसार आपको डाइट बताई जाएगी। अब बहुत सी बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमने वैद्य से ट्रीटमेंट लिया, हमें बेनिफिट नहीं मिला। अब आप ये देखना पड़ेगा कि जो जिससे आपने ट्रीटमेंट लिया उसकी स्पेशलाइजेशन किस में है। अब हमारा जो है, हमारे यहाँ पे हम केवल किडनी का ही ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट सभी प्रकार के सभी जगहों के किडनी के लिए आते हैं हमारे पास। देखिए बहुत सी बार क्या होता है, ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट कराने के बाद कई बार तो ऐसे होता है कि किडनी जो है ट्रांसप्लांट हुई और पेशेंट ओटी के बाहर निकला तो वो किडनी आधे पौने घंटे भी काम नहीं करती है, वो फेल हो जाती है। तो कहा जाता है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, ट्रांसप्लांट फेल नहीं कहा जाता। टर्मिनोलॉजी इतनी जो है इस प्रकार की होती है कि जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। आज हमने वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि किडनी का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं आपसे कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा जिसके अंदर सभी रिपोर्ट्स जो है वो अलग अलग प्रांतों की हैं और कि कोई भी पेशेंट जो है अलग अलग लैब की रिपोर्ट्स हैं। हम किसी भी पेशेंट को अपने यहाँ पे कोई लैब रेफर नहीं करते कि आप इस लैब से रिपोर्ट करा लीजिए, आप उस लैब से रिपोर्ट करा लीजिए। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ के आप निवासी हैं, आप अपने आसपास से रिपोर्ट कराइए और देखिए उसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं। अब ये पेशेंट है हमारे पास आए थे राजवली। अब इनका जो क्रेटिनिन था ये 21 मई 2024 को आए थे। इनका जो क्रेटिनिन था वो 18.66 था, यूरिया जो था वो 204.8 था जब ये आए थे। राजबली नाम है पेशेंट का और लगभग इन्होंने 1-1.5 महीने बाद टेस्ट कराया। 30/6/2024 इनका क्रेटिनिन हो गया घट के 1.82। अब ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक से इन्होंने कहीं से टेस्ट कराया है और जो पहले इन्होंने टेस्ट कराया था वो भी वहीं से कराया था, यानी कि ये 18 से लेके 1.8 की रेंज में आ चुका है। ये यूरिया अगर देखें तो वो 204 था और अब 59 की रेंज में आ चुका है, यानी कि 18 से 1.8, यानी कि इनको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था। डायलिसिस बोल दिया था लेकिन उन्होंने कराया नहीं था और इनको बहुत अच्छे चेंजेस और इंप्रूवमेंट जो है नज़र आए हैं। उस हिसाब से क्रेटिनिन जो है 1 की रेंज में आ गया 18 से। और ये रिपोर्ट जो है ये अपने इन्होंने आसपास से कराई हुई है, जहाँ के पेशेंट निवासी हैं वहीं की रिपोर्ट कराते। इन्होंने इसको टेस्टिफाई करने के लिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक से इन्होंने कहीं है ये, और ये इन्होंने कराया है, जो रिपोर्ट कराई है ये बस्ती यूपी में है और यहीं से इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया। अब अल्ट्रासाउंड में इन्होंने देखा कि बिफोर और आफ्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अल्ट्रासाउंड में इनका जो था वो किडनी का साइज भी जो था वो नॉर्मल हो गया। बिफोर में जो था किडनी का साइज जो था वो कॉम्प्रोमाइज था, आफ्टर में किडनी का साइज जो था वो भी इनका नॉर्मल हो गया और उन्होंने अल्ट्रासाउंड से टेस्टिफाई भी किया। अब ये अगर अच्छे से राजबली जी फॉलो कर सकते हैं, इनको इंप्रूवमेंट आ सकती है तो बाकियों को भी आ सकती है। आवश्यकता है जिस तरीके से राजबली जी ने फॉलो करा, बाकी पेशेंट्स भी लग के अच्छे से फॉलो करें। जुड़े हैं पेशेंट, आपने बहुत बार सुना होगा कि क्रेटिनिन जो है वो बढ़ जाता है और कम नहीं होता, वो नॉर्मल तो कभी नहीं होता। आज इस थ्योरी को हम गलत साबित कर देंगे। क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, 13 के आसपास पहुंच गया था और आज वो नॉर्मल हो चुका है। और हमारे साथ जुड़े हैं वो पेशेंट, साथ में इन्होंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी कराई है, किस प्रकार से इनको चेंजेस आए हैं जानेंगे इनसे। एक एक चीज पे बात करेंगे। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? बस्ती यूपी। जब आए थे राजबली जी क्या क्या दिक्कत हो रही थी? जब आए थे तो से हुआ था 18 मई से। तो लखनऊ में चेकअप करवाया, वहाँ सारी चीज बढ़ी। 4 दिन राम मनोहर नहीं लगे थे, फिर वहाँ से हम डिस्चार्ज करवा के आपके उसमें आए लखनऊ ब्रांच में आयुर्वेदा में। वहाँ से दवा ले, वहाँ से दवा खाए। 25 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो सारा चीज हमारे में। उसके बाद हमें कोई 25 दिन दवा खाई आपने, 25 दिन के अंदर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई और इनको काफी अच्छी चेंजेस नजर आए। क्रेटिनिन भी काफी कम हुआ और बाकी सारी चीजें भी काफी अच्छे रिजल्ट नजर आए। ठीक है, तो आपको जब आए थे क्रेटिनिन कितना था आपका उसमें? 18 तक चला गया था। और अभी कितना है क्रेटिनिन? 1.06 हो गया, काफी रिड्यूस हुआ है। क्रेटिनिन काफी रिड्यूस हुआ है। 18 क्रेटिनिन था और
वीनो हो गया है। रिपोर्ट आपने कराई, रिपोर्ट कहाँ से कराई है सर? तो जब 18 क्रेटनाइन था तो क्या क्या समस्या हुई? तब तो हमें से बार-बार उल्टी आती थी, भूख नहीं लगती थी, चल हाथ पैरों में दर्द होता था, सब कुछ परेशान, पेट में साफ हो जाता था, जब से दवा दी 1 महीने से सब कुछ बात। उल्टी आ रही थी, पेट भी साफ हो रहा था, क्रेटनाइन भी बढ़ा हुआ था, 18 तक चला था और अब सभी चीजों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अब रोटी भी 1 बजे खा लेते, 5 बजे फिर भूख लग जाती है मुझे। अच्छा, चलिए बहुत सी इम्प्रूवमेंट नजर आई है और बहुत सी चेंजेस आए हैं आपको कि ये 18 क्रेटनाइन आप समझ सकते हैं कि क्या गंभीर स्थिति है पेशेंट की। यूरिया भी बड़ा था 60 किलो से 43 किलो रह गया था, वो 47 किलो, अब इस समय 50 किलो, 42 किलो वजन हो गया था, 50 किलो। और कितने समय आपने दवाई ली है? ये दवाई लिए थे 6 जून को ली। 6 जून। तो बस्ती में क्या बताया था? तो बस्ती में आपने दिखाया था, उस समय डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? उन्होंने तो बताया आपको जो है किडनी में प्रॉब्लम हो गया, आप लखनऊ जाइए। फिर लखनऊ गया, लखनऊ 4 दिन थे, स्ट्रेचर पर लिटा रखे थे। रात में बीपी चेक कर लेते थे, शुगर चेक कर लेते। उल्टियों में बोलो दवाई देता है, कुछ नहीं मिलेगा, जैसे करो नहीं पड़ेगा। मगर बैठे करे, बेड का तो नाम मत लो, 10 दिन 15 दिन में जब खाली होगा तब मिलेगा, नहीं तो गोली आपको मिलेगा। फिर चौथे दिन हम वहाँ से डिस्चार्ज करवा के चले आए, फिर आपके उसमें आयुर्वेदा में गए, फिर वहाँ से दवाई लेके आए, खाए, तब से हो गए बहुत आराम। आप तो पूरे काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, नॉर्मल हो चुका है। 18 क्रेटनाइन मतलब किडनी जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही। 18 क्रेटनाइन रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट कहाँ से कराई थी आपने? ये लखनऊ से रिपोर्ट कराई, राम मनोहर लोहिया से, RML हॉस्पिटल लखनऊ। और दूसरी रिपोर्ट आपने फिर कराई, ये बस्ती से कराया है, साथ में आपने अल्ट्रासाउंड भी कराया है। और आपको फिजिकली क्या क्या तकलीफ आ रही थी जब आपको 18 तक पहुंच गया था? उल्टी आना और ये सब चीजें बार बार हो? अब कुछ खाते पीते तो ऐसे काम करवाते हैं, ऐसे जैसे गले में जो है कोई ऐसे खट्टी खट्टी सी चीज आ गया, ऐसे आ गया। अब सब कुछ सही है, थोड़ा पानी अभी सही नहीं लगता, लेकिन और तो सब कुछ सही है। तो डॉक्टर्स ने आपको बस्ती में क्या बताया था जब ये क्रेटनाइन आपका 18 तक चला गया? उन्होंने तो कुछ नहीं, खाली 2 घंटे में सर 8 बजे ग्लूकोज चढ़ा दिया 500 ml का, वहीं से हमारा सारा परेशानी। उन्होंने लखनऊ रेफर कर दिया, लखनऊ रेफर कर दिया, 2 घंटे में 8 बोतल बताइए कहीं चढ़ता है ग्लूकोज 500 ml का, वहीं से हमारा सारा कहानी पूरा। और उसके बाद लखनऊ में क्या बताया आपको? लखनऊ जब गए सर उन्होंने बताया, वो इमरजेंसी में उन्होंने लिया, ओपीडी दिखाया, उन्होंने इमरजेंसी में कहा एडमिट होइए। फिर उन्होंने बताया जैसे उन्होंने स्टेशन पे बाकी में रखते थे, जब बेड मिलेगा तब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। डायलिसिस करने को अभी डायलिसिस काम करते हैं हमारे साथ, पुलिस को मत करवाना, नहीं तो ज्यादा दिन बचे नहीं, महीने में 2 दफे भी करवाना पड़ सकता है, 3 दफे करवाना पड़ सकता है। आप आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई कराइए, उससे आराम तो फिर आपके क्लिनिक में जाएगा। आपको लखनऊ में डायलिसिस हो गया था सप्ताह में 2 बार, सही कह रहा हूँ मैं? और 18 आपका क्रेटनाइन था, उल्टी आपको निरंतर बनी हुई थी और तकलीफ आपको उस समय शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा हो रही थी, वजन भी कम हो रहा था। और आज आपकी कैसी स्थिति है? आज आप कैसा महसूस करते हैं? एकदम सही, 4-5 दिन से काम पे भी जा रहे हैं, दिल्ली से गाँव से आए, जैसे 4 दिन से ड्यूटी जा रहे हैं, 4 दिन से ड्यूटी जा रहे हैं, करवा दिया शनिवार, इस सोमवार आज मेरे लिए विशेष दिन हो जाता है जब पेशेंट मरीज इस तरह की इम्प्रूवमेंट आती है, जब 18 क्रेटनाइन से 1 क्रेटनाइन होता है और मरीज सामने बैठा होता है तो हृदय गदगद। वो खुशी जो होती है जब मरीज को देख के आती है, जब उसका 18 से 1 होता है, वो खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। आप देख सकते हैं ये पेशेंट की रिपोर्ट है, क्रेटनाइन इसमें 18 के आसपास है, यूरिया 204 है। RML हॉस्पिटल से ये जांच कराई गई है लखनऊ में। राज बली पेशेंट का नाम है और ये जांच कराई है आपने
1 जून 2024 को, और इसमें यूरिया, क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड सभी चीजें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, वृद्ध अवस्था में है। उसके तत्पश्चात एक रिपोर्ट कराई जाती है और उस रिपोर्ट में राजवली जी एक रिपोर्ट कराते हैं और ये 30/6/2024 ठीक 29 दिन के बाद ये रिपोर्ट कराई जाती है। 29 दिन के बाद इस रिपोर्ट के अंदर जो आता है वो मेडिकल साइंस के लिए और सभी लोगों के लिए जो किडनी के मरीज हैं, जो डायलिसिस करा रहे हैं, जो ट्रांसप्लांट की अवस्था में हैं, उन सब के लिए विचारणीय है कि 18 से 29 दिन के अंदर क्रेटिनाइन 25 दिन दवा खाया आपके 25 दिन दवा खाया। 18 से 1 क्रेटिनाइन 25 दिन की दवा के बाद, और ये जो है ये पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं, बस्ती निवासी पेशेंट है यूपी में, और ये अल्ट्रासाउंड भी इन्होंने कराया है साथ में, जस्ट टू टेस्टिफाई किडनी जो है वो नॉर्मल हुई कि नहीं। अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड में इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट किडनी नॉर्मल इनसाइड एंड राइट किडनी नॉर्मल इनसाइड एंड पैरेन्काइमल echogenicity is normal. CMD, corticomedullary differentiation, is maintained in right kidney, and so is in the left kidney. Corticomedullary differentiation is maintained. ये किडनी की समस्या बड़ी गंभीर होती है। आपको तो पता ही है, आप कितने मरीजों से वहां मिल के आए, डॉक्टर को आपने रिपोर्ट दिखाई लखनऊ में या नहीं, उन्होंने क्या रिएक्शन था उनका? वो तो सर एक ही चीज पे ही थे, बस उन्होंने जो देखा रिपोर्ट सिर्फ आपको उनसे पूछना था ऐसे जब मिलते थे ऑफिस में, तो सब मतलब डायलिसिस ही हो गया, अब शॉक भी है, तो कहते थे नहीं जो भी होगा डायलिसिस यही हो पाएगा, बाकी कोई वो नहीं, इसके लिए दवाई चलिए कुछ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं सर कि मेरे वहाँ कुछ है जानने वाले भी थे हॉस्पिटल में कोई है, पर ये सब पे यही कहना था कि डायलिसिस ही होगा जो है, बाकी में कुछ नहीं होगा। बगैर डायलिसिस के आज पेशेंट हमारे सामने हैं और रिपोर्ट आप अपने आप करा के लाए। लैब का मैंने तो नहीं बताया यहाँ से कराओ वहां से कराओ, ब्लड टेस्ट की लैब का तो नहीं बताया मैंने आपको, या मैंने आपको अल्ट्रासाउंड की लैब का तो नहीं बताया। आप कहाँ निवासी वहां की आपने कराई, बस्ती निवासी बस्ती की रिपोर्ट कराई, लखनऊ के आसपास आपकी वहां से रिपोर्ट कराई। इसमें मेरा या कर्मा आयुर्वेदा का तो लैब के चयन में कोई रोल नहीं रहा। रिपोर्ट्स जो आई है वो आपके सामने है, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अगर पेशेंट मांग ठान ले कि सब चीजें फॉलो करेगा जिस प्रकार बताई जा रही है तो इंप्रूवमेंट आना संभव है, और इंप्रूवमेंट है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अब एक पेशेंट और है, ये पेशेंट है बबली। अब इन्होंने कहां से जांच कराई है? डॉक्टर लाल पैथ लैब से, जो एक बहुत ही विश्वसनीय लैब है। लाल पैथ लैब ये कहाँ की है? ये है अपना नॉर्थ दिल्ली की, कहीं से इन्होंने कराई है। अब ये इन्होंने जांच कराई है 1/4/2024 को। इसके अंदर इनका क्रेटिनाइन आ रहा है 7.77। इनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो था वो एडवाइस कर दिया गया था बबली को। अब इन्होंने ये कराई 1/4/2024। अब इन्होंने दोबारा कराया 12/5/2024 को, यानी कि लगभग 1.25 महीने के बाद 5.27 आ गया क्रेटिनाइन इनका। 7 से घट के हो गया 5 की रेंज में आ गया क्रेटिनाइन। अब इन्होंने फिर दोबारा कराया बबली ने, अब यहाँ पे आया 6/7/2024, ये घट के हो गया 4.32। EGFR होता है एस्टिमेटेड GFR, जो कि ब्लड से निकाला जाता है, क्रेटिनाइन से निकाला जाता है। MDRDA कैलकुलेटर होता है, वो कैलकुलेटर इंटरनेट पे भी उपलब्ध होता है। उसमें आप जो है आप अपनी एज डालो और क्रेटिनाइन डालो तो आपका एस्टिमेटेड GFR आ जाएगा, EGFR आ जाएगा। अब बहुत से लेख जो होते हैं ना वो कंफ्यूज कर देते हैं कि यही GFR है। ये एक एस्टिमेटेड GFR होता है और ये सरासर फेल कैलकुलेटर होता है। इससे GFR का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। GFR के लिए एक टेस्ट होता है रीनल स्कैन DTPA, जो कराया जाता है जब पेशेंट आते हैं तब कराया जाता है। 3 से 4 महीने के पश्चात उसे फिर करवाया जाता है। पूर्व और पश्चात, बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट दोनों आपके सामने रहती है, किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, साइंटिफिक आधार पर चेंजेस आते हैं। अब बबली ने सारे टेस्ट कराए हैं लाल पैथ लैब से, जहाँ पे इनको विश्वास था, जहाँ पे इनको ट्रस्ट था। अब एक पेशेंट हमारे पास आया, इनका नाम था भूपेन एंगटी। अब इन्होंने कराई दीपू डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सेंटर, ये करबी एंगलोंग में पड़ता है। ये 2.8 के आसपास क्रेटिनाइन था जब आए। 25/1/2023 की ये रिपोर्ट है, 25/1/2023 की ये रिपोर्ट है। उसके बाद 2.8 से भूपेन एंगटी जी ने दोबारा कराया दीपू डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट से, 3/5/2023 पे कराया और क्रेटिनाइन घट के हो गया 0.61। 2.8 से क्रेटिनाइन नॉर्मल हो गया।
अब ये रिपोर्ट ना तो इन्होंने मेरे कहने पे कराई है, सेल्फ रेफर्ड इन्होंने कराया और खुद अपने आसपास से कराई है। बिफोर और आफ्टर हमारे सामने किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से किडनी का फंक्शन जो है वो इंप्रूव कर सकता है, किस प्रकार से पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। अब एक नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट मैं आपसे और शेयर करूंगा, ये नॉर्थ दिल्ली की रिपोर्ट है। ये नॉर्थ दिल्ली के नाम से लैब है और इसमें इन्होंने कराया है 28/5/2023 को, और इन्होंने जो जांच कराई इसमें क्रेटिनाइन आया 9.14, यूरिया आया 207। ये बिफोर की रिपोर्ट है। पेशेंट का नाम है महेश कुमार। अब इन्होंने दोबारा से कराया, 8 से घट के इनका क्रेटिनाइन हो गया 3.40। अब ये जो आप देख सकते हैं ये 51 ईयर्स के पेशेंट है। इन्होंने जो कराया महेश कुमार जी ने 4 जून 2023 को रिपोर्ट कराया, 3.4 हो गया 9.14 से, क्रेटिनाइन जो वो घट गया। किडनी की जो प्रॉब्लम होती है ना, इसमें ज़्यादा समस्या क्यों आती है, क्योंकि पेशेंट को जो है ना वो प्रॉब्लम का देर से पता चलता है। अब इसमें क्या होता है मेनली कि सिम्टम्स नहीं आते, साइलेंट प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम्स ना आने के कारण, देर से पता चलने के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा घातक हो जाती है। पेशेंट को जनरली कैसे पता चलता है, या तो उसको रूटीन चेकअप कराया, किसी को बीपी शुगर था तो उनको 6 महीने में एक बार जरूर अपना जो है KFT टेस्ट कराना चाहिए, जिसके अंदर पता रहे कि किडनी उनकी सही से काम कर रही है नहीं कर रही। जो भी पेशेंट बीपी और शुगर के मेडिसिन लेते हैं और वो मॉनिटरिंग जरूर करते हैं ब्लड प्रेशर, और HbA1c एक टेस्ट होता है शुगर के लिए, वो एवरी 6 मंथ्स आप करा सकते हैं। 3 महीने की एवरेज शुगर उसके अंदर आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है किडनी के केसेस में, यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो पता नहीं चल पाते। जनरली पेशेंट आते हैं, कहते हैं मैं टाइफाइड फीवर हुआ और हम गए और हमने टेस्ट कराया और पता चला किडनी काम नहीं कर रही। बहुत सी बार पेशेंट को इचिंग होने लग जाती है, रैशेज होने लग जाते हैं, पैचेस डेवलप हो जाते हैं। 15 से 20% जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं वो डायग्नोसिस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके होता है, स्किन के डॉक्टर के पास होता है, क्योंकि इचिंग हो रही होती है पेशेंट को, क्योंकि उनका बॉडी से टॉक्सिन जो है वो नहीं निकल रहे होते, किडनी काम नहीं कर रही होती, किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर रही होती, तो उस वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स रुक रहे होते हैं। टॉक्सिन्स रुकने के कारण बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है और पैचेस डेवलप हो जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर पैच और हर इचिंग जो है इस प्रकार से हो, इसलिए घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन अगर बीपी है, शुगर है और इस तरह के सिम्टम है तो एक KFT आप जरूर कराइए। साइलेंट होने के कारण ज़्यादा प्राण घातक हो जाती है। पेशेंट के कई बार पैरों में सूजन आ जाती है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही होती, और पानी जो वो पी रहे होते हैं वो पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पैरों में चला जाता है। पैरों में जाने के कारण पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। आइस के नीचे बहुत बार पेशेंट को पफिनेस आ जाती है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में जब उठते हैं तो नीचे आंखों के नीचे हल्की सी पफिनेस होती है। पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हमारे को लंग्स में पानी भर गया। अब पेशेंट के लंग्स में पानी क्यों भरता है, किडनी पेशेंट्स के लंग्स से बाहर पानी क्यों भर रहा है, ये समझने वाली बात है। पानी जो वो पीते हैं, पानी अगर आपको सूजन नहीं आ रही, पानी कितना पीना है ये भी बहुत आपको अच्छे से बताया जाता है। अगर स्वेलिंग नहीं है तो आप पानी जो है पी सकते हैं। अगर पैरों में स्वेलिंग आ रही है किडनी पेशेंट्स को तो पानी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी अगर आप पिएंगे, किडनी पेशेंट्स जिनको स्वेलिंग आ रही है, तो पानी जब वो लेटते हैं ना पेशेंट, तो वो स्वेलिंग जो पानी पैरों में था वो पैरों की जगह पे लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में जाके वो सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है, प्लूरल इफ्यूजन होने लग जाती है, जिसको पानी को निकालने के लिए जो होता है दवाइयाँ कम काम कर पाती हैं। इसलिए प्लूरल इफ्यूजन ना हो और अगर पानी इकट्ठा हो रहा है शरीर में तो उन केसेस में पानी को रिस्ट्रिक्ट करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि पानी की लिमिटेशन नहीं भी होती, क्योंकि स्वेलिंग नहीं आ रही होती, पानी सही से फिल्टर हो रहा होता है। तो उस केसेस में पानी कितना पीना है और स्वेलिंग आ रही है तो पानी कितना पीना है, ये कस्टमाइज रूप में बताया जाता है पेशेंट को जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब कहा जाता है कि जो पेशेंट की जो किडनी है वो एक बार ख़राब हो जाती है तो दोबारा वो ठीक नहीं होती। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा संख्या जो है वो डॉक्टर्स की जो है वो ना ठीक करने वालों की ज़्यादा संख्या है। ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट की किडनी अगर GFR उसको इंप्रूव कर सकता है, बिफोर और आफ्टर में चेंजेस आ सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट विजिबल हो सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस विजिबल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि किस प्रकार से हमारे किडनी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसके हमारे पास टेस्ट रहता है। टेस्ट कैसा होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 किडनी के सीरीज के फेलियर स्टेजेस बताए गए। अब जिस प्रकार से मान लीजिए पेशेंट 10वीं सीढ़ी पे खड़ा है तो उसको नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर पेशेंट जो है दूसरी सीढ़ी पे खड़ा है उसको नीचे आने में टाइम कम लगेगा। ये स्टेजेस उसी प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी प्रकार को किडनी के फंक्शन को नापने के लिए रीनल स्कैन DTPA होता है। GFR कितना आ रहा है बिफोर में, GFR कितना आ रहा है आफ्टर में, ये हम उसमें हम देख सकते हैं और नाप सकते हैं। अब बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि नमक जो है, ये पेशेंट को कहा जाता है कि नमक आप सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए। सॉल्ट इंटेक जो होता है वो हाई सोडियम होता है, तो हाई सोडियम जो होता है वो कम करना ज़रूरी होता है किडनी पेशेंट में, क्योंकि उससे
वाटर एक्यूमुलेशन, वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ने लग जाता है। शुगर कहा जाता है चीनी का सेवन कम कर दीजिए। अगर आम भाषा में समझाऊं तो अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हेल्दी है, चाहे वो किडनी का पेशेंट है, अगर शुगर का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करता है तो आम भाषा में खून जो है वो गाढ़ा होता चला जाता है। लेमन लैंग्वेज में खून गाढ़ा हुआ तो खून गाढ़ा होने के कारण जो है वो किडनी को एक्सेस मेहनत करनी पड़ती है उसको फिल्टर करने के लिए, खून को फिल्टर करने के लिए, क्योंकि किडनी के मेन काम है कि खून को फिल्टर करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना। तो ये सारा जो काम है ये हमारी किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ता है। जब शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया खून में तो किडनी के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ा, प्रेशर ज़्यादा आया, उस कारण किडनी के डैमेज होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ गई। तो यदि आप किडनी पेशेंट हैं तो ये आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपको शुगर और नमक को, दोनों को कम मात्रा में सेवन करना है। ये उसी प्रकार है, किडनी हमारी एक प्रकार की आरओ की मशीन की तरह है। आरओ की मशीन में आप समझ लीजिए, आपने अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की मशीन, एक तरफ गंदा पानी आ रहा है, एक तरफ आपका साफ पानी निकल रहा होता है मशीन के अंदर, तो अगर वो आपकी घंटों घंटों पूरा 3-4 दिनों तक आप रेगुलर उसको चलाते रहें, उसको कोई आराम ना दे, तो क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है, तो उसके भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंक्शनल कैपेसिटी किडनी की कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि किडनी का हम पूर्णतः ध्यान रखें। ये आप उसी प्रकार से समझिए जैसे एक कार है। अब कार के अंदर जो होता है, हम फ्यूल डालते हैं, उसके अंदर एक पीछे से धुआं निकल रहा होता है। अब धुआं अगर प्रॉपर ना निकले तो क्या कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा ये जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम पूरे तरीके से ध्यान रखें ताकि शरीर में क्रेटिनाइन, यूरिया और इस तरीके के टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ना हो और हमारे शरीर से निकलते रहे। हमारे पास मेजर करने के लिए क्रेटिनाइन और यूरिया है, लेकिन शरीर में बहुत से अन्य टॉक्सिन्स होते हैं जो ब्लड के अंदर इकट्ठा हो रहे होते हैं, जिनको हम नापते नहीं है, जिनका नाम नहीं हमने दिए हुए। ये सारे जहर हैं जो शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं, जिनको किडनी फिल्टर कर रही है। अब पानी जो होता है, बहुत से लोगों की आदत होती है पानी को कम पीना। अगर स्वस्थ हैं तो पानी पूरा पीजिए, क्योंकि पानी जो होता है वो आप लेते हैं और वो एसिड बन के निकलता है यूरिन में। तो ये एसिड कहाँ से आता है? ये शरीर की गंदगी साथ लेके यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमने ट्रीटमेंट लिया, लाभ नहीं हुआ। अब समझना पड़ेगा, अगर इलाज किया जाएगा तभी लाभ होगा, इलाज अगर होगा ही नहीं तो लाभ कैसे होगा? अब अगर नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको ऐसी मेडिसिन दी हैं जिसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है, कैल्शियम की दवाई है, डाइटोर या लेसिक्स है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसमें से कोई भी दवाई जो है वो किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो आपको GFR तो बढ़ा नहीं है, आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उतना ही है। अगर कर्म किया जाएगा तभी फल मिलेगा, कर्म नहीं किया जाएगा तो फल किस प्रकार मिलेगा? आज हमने वैज्ञानिक आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि किडनी के फंक्शन को बढ़ाना संभव है, GFR को बढ़ाना संभव है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना संभव है, किडनी 1 मिनट में कितना फिल्टर कर रही है उस रेट को बढ़ाना संभव है। तो यदि एक पेशेंट में ये कर सकते हैं तो बाकी पेशेंट्स में भी यह है आवश्यक रूप से संभव है, अगर वही प्रोटोकॉल वो सारे पेशेंट भी फॉलो करें जो इन्होंने फॉलो करे। नमस्कार सर। नमस्कार दर्शकों, पेशेंट जुड़े हैं हमारे साथ। क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, डायलिसिस बोल दिया गया था, क्रेटिनाइन कम हो गया है। ऐसी हजारों हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं और उसी कड़ी में आज एक और बार पेशेंट जुड़े हैं। कुमारी लक्ष्मी कहाँ के निवासी हैं? मास्क उतार लीजिए। कहाँ के रहने वाले? सर यूपी मऊ। यूपी मऊ। अच्छा मऊ। तो जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सर इनका ये पैर में सूजन था, घुटनों से नीचे पूरा सूजन था और ये इनका क्रेटिनाइन 5.48 था और यूरिया 125 था। तो हमने यहीं आया सबसे पहले। वैसे हमने बाहर भी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करा था, बट उनका मेडिसिन हमने नहीं लिया, डायरेक्ट हम यहीं पे आए। और यहाँ से हमारा जब मेडिसिन चला तो विथिन 45 डेज अप्रोक्स अभी हो रहा है। तो 3.69 आ गया है अभी क्रेटिनाइन और यूरिया आपका आ गया है 61-62 तक। जी, एक हफ्ते के अंदर स्वेलिंग खत्म हो गई। जी, तो बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं और क्रेटिनाइन भी कम हुआ है, यूरिया भी कम हुआ है। जी, एक हफ्ते में ही सूजन खत्म हो गया था। तो वहाँ पे क्या बताया था? माओ में आपने जब दिखाया था तब वहाँ पे क्या बताया था डॉक्टर? वहाँ पे तो उन्होंने बोला था कि आपको शायद डायलिसिस कराना पड़े। उन्होंने वहाँ का जो डॉक्टर थे कह रहे थे कि इनको आप लेके जाइए कोई बड़े सेंटर पे और हो सकता है कि एक बार इनको डायलिसिस आप पहले कराइए। तो मेरा मन नहीं था डायलिसिस कराने का। हम सोच रहे थे कि पहले हम आयुर्वेदा में जाएं, क्योंकि अगर मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ तो फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि वो कंट्रोल होगा नहीं होगा या और ज़्यादा इफेक्ट होगा। जी। तो फिर मेरे को आपका लिंक मिला कहीं से, तो फिर मैं डायरेक्ट आया यहाँ पे। जी।
जी एक्चुअली मैं रहता हूँ दिल्ली में हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया था, तो मैं आपके पास आ गया। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कहाँ पे? मैं सरिता में रहता हूँ सर। सही जगह जी। है। वैसे ओरिजिनली माऊ से हैं। हाँ जी, होम टाउन में हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्रेटनाइन तो काफी बढ़ गया था उस समय, क्या बताया था डॉक्टर्स ने आपको? वो कह रहे थे कि इनका डायलिसिस आप कराने के लिए, वो कह रहे थे कि एक बार इनका डायलिसिस आप करा लीजिए, और हो सकता है कि आगे भी इनका डायलिसिस आपको कराना पड़े। जी। तो क्रेटनाइन जो था वो 5.01 की रेंज में आ गया था और 5 की रेंज में क्रेटनाइन था। ये इन्होंने टेस्ट कराया जसोला से, सरिता बिहार से। 5.01 क्रेटनाइन था और यूरिया 110 की रेंज में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 51.7। 1 जुलाई 2023 की ये रिपोर्ट है जब इन्होंने टेस्ट कराया था। उसके बाद मात्र 1 महीने 13 दिन के बाद 13 अगस्त 2023 को इन्होंने कराया है और ये इन्होंने लैब से कराया जसोला से। इसके अंदर क्रेटनाइन घट के हो गया 3.69, यूरिया घट के हो गया 67 और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन घट के हो गया 31.6। अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स आर देयर। किस प्रकार से किडनी का फंक्शन इंप्रूव हो रहा है, होता चला जा रहा है। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, बहुत से पेशेंट्स में रिजल्ट्स आ चुके हैं। दिन रात ऐसे पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था, पैरों में सूजन थी, वॉमिटिंग हो रही थी, इस प्रकार के सिम्टम हो रहे थे, यूरिमिक सिम्टम्स आ रहे थे, सभी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट्स आई है। सूजन एक ही हफ्ते में खत्म हो गया था। जी, सूजन खत्म हो गया। और क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है? सर ये मऊ का रिपोर्ट है, जो मऊ में कराया था उस समय 5.48 था। अच्छा, उस समय 5.48 था और भी बढ़ा हुआ था। हाँ, उस समय तब स्टार्टिंग में आप आए थे हमारे जी। पास 20 से 2023 5.48 था क्रेटनाइन इनका। माउ से जब इन्होंने कराया उसके बाद 5.01 हुआ, 5.48 फिर 5.01 और अब जो कराया वो 3.69। सिम्टम्स जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, अभी नहीं है इनके सिम्टम्स किसी भी प्रकार के। जी, सिम्टम्स नहीं है ना, अभी Symptoms पैरों में नहीं। सूजन नहीं है, इस प्रकार की नहीं, चीजें नहीं, नहीं आ रही। अभी- और क्या क्या फायदा हुआ है अभी? और अभी तो सर मतलब पहले जो पैरों में दर्द था, ऐसे उठने बैठने में दिक्कत होती थी, तो अभी तो पहले से बहुत रिलैक्स है। अभी हल्का हल्का झंझनाहट है, बट वो मुझे लगता है टाइमली वो खत्म हो चलिए, जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं। गंभीर बीमारी है और बढ़ती हाँ चली सर, जाती है। वो मेरे को लगा, इसलिए मैं सर यहीं पे आया। जी। मेरे को मतलब बता रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि इनको डायलिसिस आप करा लो। एक बार कह रहे थे कि एक बार तो आप करा ही लो कम से कम। तो मेरा मन नहीं हुआ, फिर मैं सोचा कि नहीं, पहले यहीं पे चलते हैं। जी। और हमने इनको एलोपैथी दवा दिया भी नहीं, जी। आयुर्वेदा ही चला शुरू से। जी। जी। एलोपैथी के लिए सिर्फ हमने एचबी के लिए 2 इंजेक्शन दे रखा है बस। और तो बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं और उम्मीद करता हूँ आप जल्द ही जो कुमारी लक्ष्मी हैं इनका क्रेटनाइन बिल्कुल नॉर्मल हो और डायलिसिस की आवश्यकता इनको अभी भी नहीं पड़ रही है और आगे भी ना पड़े और बिल्कुल स्वस्थ जीवन ये बिल्कुल व्यतीत करें। लग के अनुशासन से पालन करना, जैसे बता रहे, जैसे अभी तक करते हैं आगे भी उसी प्रकार से करना। और इस गंभीर बीमारी को हम डेफिनेटली मात दे देंगे मिलके, अगर हम लग के फॉलो करेंगे सब चीज़ों को। जिस प्रकार बताया जा रहा है सब चीज़ों का उसी प्रकार से व्यवहार किया जाएगा, आहार विहार पर उसी प्रकार से किया जाएगा, आपको जिस प्रकार बताया जाएगा, दिनचर्या का पालन उस प्रकार किया जाएगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो मेरे साथ मिलकर बोलेंगे एक बार, स्टॉप डायलिसिस, स्टॉप डायलिसिस। स्टॉप किडनी डायलिसिस। जी सर, बोलेंगे मिलके, स्टॉप किडनी डायलिसिस। किडनी डायलिसिस।